गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। देखिए, फंक्शन चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, सभी में बहुत ही एक पावरफुल टूल के जैसे काम करता है। तो फंक्शन क्या होता है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये सब कुछ देखेंगे हम। तो नॉर्मली एक फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। एक बार किसी निश्चित कार्य को करने हेतु लिखे गए निर्देशों के समूह को फंक्शन कहा जाता है। तो किसी निश्चित कार्य को करने हेतु लिखे गए निर्देशों के समूह को फंक्शन कहा जाता है। एक सिंपल सी इजी सी इसकी डेफिनेशन हो गई। देखिए कि निश्चित कार्य है वो कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम में हम प्रोग्राम बनाते ही हम किसी निश्चित काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कहूँ कि हमें किसी निश्चित कार्य को पूरा करने हेतु 10 कथन समूहों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब हम 1, 2, 3 इस तरह से हम जब 10 बार कोई पंक्ति या फिर 10 बार 10 लाइनों का कोई कथन समूह लिखते हैं और वह कथन समूह सिर्फ एक कार्य को पूरा करता है। ठीक है, और हमें उस कार्य को करने हेतु, मान लीजिए वो कार्य हमें बार बार करना हो, तो वहाँ पर वो जो 10 लाइनें हैं, 10 कथन हैं, उनको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक काम हमें करना है और उस काम को पूरा करने के लिए 10 पंक्तियाँ, 10 निर्देश लिखे जाते हैं। और वही कार्य यदि हमें बार बार करना हो तो हमें वही पंक्तियाँ, वही निर्देश एक से अधिक बार लिखने होंगे। अब एक से अधिक बार लिखने पर जो मेमोरी है वो भी वेस्ट होगी, साथ में हमारा जो समय है प्रोग्राम को लिखने का वो भी व्यर्थ जाएगा, और प्रोग्राम है वो बड़ा हो जाएगा जिससे समझने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सी समस्याएं हैं प्रोग्राम में, जो लिखने में गलतियां भी हो सकती हैं, बहुत सी सिंटेक्स एरर आ सकती हैं प्रोग्राम में। तो इन सब को दूर करने हेतु और फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डीपली डेफिनेशन क्या होगी कि वह कथन समूह है जो एक से अधिक बार उपयोग में आ रहा है। ठीक है, जैसे ये कथन समूह हो गया, 10 लाइनें हैं, बार बार काम में आएगी आगे चल कर ये। तो वह कथन समूह जो एक से अधिक बार उपयोग में आ रहा है, प्रोग्राम में हम उसे एक निश्चित स्थान पर लिख देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं। ठीक है, जब कभी उस कथन समूह की या उस निश्चित कार्य को करने की आवश्यकता हमें होती है तो वह जो कथन समूह ना लिखकर केवल वह जो नाम हमने दिया है उसका, उसी को लिखना पड़ता है, और वह कथन समूह अपने आप ही निष्पादित हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो कथन समूह का हम नाम देते हैं, उस कथन समूह के एक निश्चित नाम को ही फंक्शन कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने 10 व्यक्ति हैं, उनको वो 10 व्यक्ति और किसी कार्य को करते हैं, मतलब अलग अलग किसी पूरे एक बड़े काम को करने के लिए, और छोटे छोटे कार्य उनको बांट दिए हमने। और क्या करना होगा, जब भी हमें वो निश्चित कार्य पूरा करवाना होगा तो हम उन सभी को बुलाकर
हमें बार बार उन सबको बुलाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा किसी कार्य के लिए कि आप सब अपना अपना ये काम करो, तब जाकर कोई निश्चित कार्य पूरा होगा। उससे अच्छा क्या हो कि हम उन सभी को मिलाकर किसी एक को नियुक्त नियुक्त कर दें, उन पर निर्धारित कर दें, और जब भी कोई काम हमें करवाना हो, वो निश्चित कार्य हमें करवाना हो जो वो सब मिलकर करते हैं, तो हम उस एक को ही बुलाकर कह देते हैं कि ये निश्चित कार्य पूरा होना चाहिए। उसके बाद में वो सभी अपना अपना काम पूरा करके उस निश्चित कार्य को पूरा कर देते हैं। मतलब बार बार उन कथन समूहों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये है फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए C++ भाषा में हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो C++ भाषा में फंक्शन को लिखने का तरीका, ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले इसका कि एक फंक्शन में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से एक फंक्शन लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन है, तो फंक्शन में सबसे पहले आएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप आएगा, फिर फंक्शन का नाम आएगा, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। आर्ग्यूमेंट की जगह आप इनको पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कथन समूह आएगा। कथन समूह कौन सा, कि आपका जो फंक्शन है वो कौन सा कार्य पूरा करता है। जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए 10 लाइनें हैं, 10 पंक्तियां हैं, वो निश्चित काम को पूरा करती हैं, तो 10 पंक्तियां इन ब्लॉक के अंदर आएगी, यहाँ पर इनके बीच में कथन समूह के स्थान पर, और ये उनका हम नाम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिटर्न टाइप देखिए, रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है, और कथन समूह। कथन समूह में वह पंक्तियाँ आएंगी जिनका उपयोग प्रोग्राम में किया जाएगा, या जो कार्य हमें करवाना है वो कथन समूह के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हमें इनपुट करवाना हो या आउटपुट करवाना हो, ये सब कुछ। ठीक है, अब देखिए 3 भाग जिनके दिए हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो रिटर्न टाइप क्या होता है, एक फंक्शन को कॉल करने पर वह जिस प्रकार का मान रिटर्न करता है परिणाम के रूप में, उसे हम रिटर्न टाइप के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप है वह किन्हीं निश्चित डेटा टाइप में से हो सकता है। जैसे यहाँ पर रिटर्न टाइप है, ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप प्रकार का हो सकता है। ठीक है, फॉर फंक्शन का नाम है एज आइडेंटिफायर यहाँ पर रखा जाएगा। आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, आर्ग्यूमेंट वास्तव में वेरिएबल्स होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर और वैल्यू इनपुट करवाने का काम करते हैं। फंक्शन उन्हीं प्राप्त इनपुट या वैल्यू के आधार पर और कोई निश्चित कार्य पूरा करवाते हैं। ठीक है, और कथन समूह में जो काम पूरा होगा, जो काम हम करवाना चाहते हैं, वह कथन समूह में लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हिंट सम इंट ए इंट बी ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है। देखिए रिटर्न टाइप है इंटीजर की, फंक्शन लास्ट में और इंटीजर प्रकार की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सम फंक्शन का नाम है, 2 आर्ग्यूमेंट है ए और बी। ठीक है,
कि ये दोनों ही इनपुट लेंगे। ये जो फंक्शन है इसको जब भी कॉल किया जाएगा फंक्शन को, तो यह दो वैल्यू लेगा यहाँ पर ए और बी, और दोनों ही इंटीजर वैल्यू होगी। फिर z मैंने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर, z इक्वल ए प्लस बी को जोड़कर z में वैल्यू रखी, और यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल, और इसके आगे मैंने z की वैल्यू जो भी टोटल होता है दोनों का वो प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये है फंक्शन के बारे में। अब देखिए फंक्शन, एक होता है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना, और एक होता है फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है कि फंक्शन, जब भी हम फंक्शन एज ए सिंटेक्स देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तो फंक्शन का सिंटेक्स और एग्जांपल हमने देखा। एक फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, देखते हैं वो क्या होता है। देखिए फंक्शन की परिभाषा हमने देख ही ली। प्रोटोटाइप बोलते हैं कोई भी सैंपल या नमूना होता है प्रोटोटाइप। जैसे कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम हमने शुरू किया नहीं है, उससे पहले ही हम एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाकर यह बता देते हैं प्रोग्राम में या कंपाइलर को कि ये जो प्रोग्राम आगे बनने वाला है, इस प्रोग्राम में हम ये फंक्शन काम में लेंगे, ये उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या कार्य करेगा ये छोड़कर और बाकी सब बता देते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन कार्य कैसे करेगा यह नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, और आर्गुमेंट की लिस्ट होती है। ठीक है, और फंक्शन की बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप के द्वारा हम किसी प्रोग्राम में कंपाइलर को यह सूचना दे देते हैं पूर्व में ही कि हम उक्त प्रोग्राम के अंदर यह फंक्शन काम में लेंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा, यह फंक्शन का नाम होगा, और ये उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। और फंक्शन प्रोटोटाइप है वो प्रोग्राम, या जैसे हम कह सकते हैं कि फंक्शन जहाँ पर फंक्शन की डिक्लेयर करते हैं जैसे इस तरह से, तो उससे पहले ही लिखा जाता है वो। ठीक है, तो ये फंक्शन को कॉल करना, यहाँ पर सॉरी फंक्शन की बॉडी है, यहाँ पर कंप्लीट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। अब होता है फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या है, जहाँ पर भी हमें जिस निश्चित कार्य के लिए फंक्शन को बनाया गया है वह कार्य हमें करवाना है तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और फंक्शन को कॉल करते समय, और फंक्शन में यदि आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैल्यू लेता है फंक्शन, तो उसको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी जाती है, भेजी जाती है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को कॉल करना, तो ये दो प्रकार से कॉल हो सकता है फंक्शन। एक तो होता है कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू मतलब यहाँ पर मान द्वारा आवाहन, और ये होता है संदर्भ द्वारा आवाहन। ठीक है, अब देखिए है क्या इसमें, एक इसी एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा है इसी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं। अब इन आर्ग्यूमेंट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं। ठीक है, और ये पता है कि हमें कि वेरिएबल होते हैं वह केवल वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि पॉइंटर होते ये दोनों तो क्या करते, या फिर रेफरेंस वेरिएबल, जैसे यहाँ पर इस तरह से होते ये बने हुए। ठीक है, ये एक पॉइंटर के रूप में है, या फिर इस तरह से %a इसे ऐसे लिखा होता तो ये रेफरेंस वेरिएबल के रूप में होते। ठीक है, ये पॉइंटर के रूप में हो सकता था या फिर एक रेफरेंस के रूप में हो सकता था। अगर ये दोनों ऐसे होते कि यहाँ पर %, लगा होता, ये एंड लगा होता ए से पहले और बी से पहले यहाँ पर बीच में, तब हम क्या समझते कि ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल हैं, ये है वैल्यू स्टोर ना करके रेफरेंस को स्टोर करेंगे।
ठीक है। तो आपको यहीं से देखना है कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं लगा है, इसमें सीधा एक वेरिएबल के रूप में लिखा है। तो यह फंक्शन जहाँ पर भी कॉल किया जाएगा वह कॉल बाय वैल्यू होगा, ठीक है। और जहाँ पर m% लगा हो वहाँ पर क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस होगा। अब इनकी जो डेफिनेशन है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की, वो आप नोट कर लीजिए कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। फर्स्ट है कॉल बाय वैल्यू की, ठीक है, कि जब वास्तविक पैरामीटर या आर्गुमेंट का मान औपचारिक पैरामीटर में भेजा जाता है, फंक्शन को कॉल करते समय औपचारिक पैरामीटर में भेजा जाता है, उसके पश्चात जब औपचारिक पैरामीटर में परिवर्तन करते हैं तो वह वास्तविक पर लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ जब ऐसा होगा तो उसे कॉल बाय वैल्यू कहा जाएगा। और जब मान लीजिए हम वास्तविक पैरामीटर है उसकी वैल्यू भेजते हैं फंक्शन को कॉल करते समय औपचारिक पैरामीटर में, और उसके बाद में जब औपचारिक पैरामीटर में परिवर्तन करते हैं तो यदि वह वास्तविक पर लागू होता है, ठीक है, तो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिखा int a 5 और int b इक्वल a। अब देखिए क्या है, यहाँ पर a का मान 5 दिया मैंने और b के अंदर 1 की मान रख दिया। अभी यहाँ पर मान रख रहा हूँ मैं, ना कि रेफरेंस रख रहा हूँ। तो क्या है कि a की मेमोरी अलग है, b की मेमोरी अलग है। a में मैंने 5 रखा, फिर b में a की वैल्यू मतलब b के अंदर भी क्या हो गया, 5 हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल a प्लस 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। a की वैल्यू 10 हो गई लेकिन b पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक तरह से देखा जाए तो। एक समझने के लिए इसको, ठीक है, एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम इसको समझने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, b की वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी, a की बदल दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इसी तरह से होता int a इक्वल 5 int m% b इक्वल a, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर यहाँ पर एस्ट्रिक और यहाँ पर m%। तो अब क्या होता, हम a का रेफरेंस किसको दे रहे हैं, b को दे रहे हैं, और इसके बाद में जैसे a के अंदर 5 है तो b में 5 हो गया। यहाँ पर आकर और आप a के अंदर 5 और जोड़ रहे हो, 5 a का मान 10 कर रहे हो आप, तो a का भी 10 होगा और b का भी 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मेमोरी एक हो गई है। हमने a का रेफरेंस, a की मेमोरी ही b को सौंप दी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में हमारे इस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है, इसको प्रोग्राम सहित समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में साथ हम देखेंगे कि एक फंक्शन है, उसी एक फंक्शन को ही एक से अधिक बार प्रोग्राम में अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में कैसे लिया जाता है, जिसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।